गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है विच इज रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी सेकंड बुक है 12th क्लास के लिए। उससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद हमने बात की थी कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स कैसे हैं, कौन उनको अप्रूवल करता है, कौन उन प्लान्स को फॉर्मेट करता है। फिर थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था प्लानिंग कमीशन के साथ साथ नीति आयोग। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे इसको समझना होगा। अगर मैं बात करूं गोल्स की, तो जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान रहे हैं, जितने भी हमारे 1 ईयर प्लान रहे हैं, उनमें गोल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है लॉन्ग टर्म गोल्स, और दूसरा जो है वो है शॉर्ट टर्म गोल्स। अब इनमें लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं इनको एक बार समझते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब वो कॉमन गोल्स होते हैं जो आप फॉर ए लॉन्गर पीरियड एस्टैब्लिश करते हो। फॉर ए लॉन्गर पीरियड एस्टैब्लिश का मतलब कि आपकी हर प्लान के साथ वो गोल्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। उन गोल्स के जो टारगेट हैं या उन गोल्स को अचीव करने की जो प्लान पॉलिसीज वगैरह बनाते हो, उनको आप हर प्लानिंग के साथ कंसिडर करके चलते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो हर प्लानिंग में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें एक ह्यूमन बीइंग को, अगर एग्जांपल लेके कंसीडर करें तो हम बात कर सकते हैं जैसे एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना। ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। इसमें आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने आप को सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। या एक बार अगर सक्सेसफुल हो गए तो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस पे स्टे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो दीज आर ये एग्जांपल है लॉन्ग टर्म गोल्स का, जो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करूं तो शॉर्ट टर्म गोल्स में भी हो सकता है जैसे एक स्टूडेंट के तौर पर अगर कंसीडर करूं तो वो 8th क्लास की स्टडी कर रहा है तो उसका टारगेट ये रहता है कि 8th क्लास में कैसे अच्छा स्कोर करूं। जो 10th क्लास में, तो 10th क्लास में कैसे अच्छा स्कोर करूं। 12th में बात करें तो इस तरह जैसे जैसे स्टैंडर्ड क्रॉस करता रहता है उस तरह उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर बात करूं, वो गोल्स जो कॉमन होते हैं, जिनके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरह के प्लान के फॉर्मुलेशन में नहीं किया जाता। ये थ्रू आउट द क्या रहेंगे, या हर प्लानिंग में कॉमन रहते हैं, जिनको हमें साथ लेके चलना होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब जो हर प्लानिंग के साथ बदलते हैं। अगर इसको दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, जैसे हम जो भी 5 ईयर प्लान अभी तक पढ़े हैं या जितना भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, तो जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनमें कॉमन गोल हम रखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ डिस्क्राइब होती है तीनों सेक्टर से, चाहे मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, या सर्विस या फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, एक कॉमन गोल है जिसको मुझे लगातार एफर्ट करते रहना है अचीव करने के लिए। लेकिन हर 5 ईयर प्लान में शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं अलग हो। यानी मान लो मैं एक प्लान की बात करूं तो हो सकता है मेरा फोकस इस साल इस 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। दूसरे 5 ईयर प्लान की बात करूं तो हो सकता है मैंने फोकस किसके ऊपर कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कर दिया। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हर प्लानिंग में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो कॉमन होंगे, वो किसी भी प्लानिंग में आपके नहीं बदलेंगे। यानी जब भी आप किसी प्लान का ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो आपका जो कोर मोटिव होगा लॉन्ग टर्म गोल्स पे होगा या कॉमन गोल्स पे होगा। आपके शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है हर प्लानिंग के ड्राफ्ट में अलग अलग हो। तो आई होप ये गोल्स का जो डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स, अब इस पूरे चैप्टर में हमें कंसीडर करना है केवल इनको लॉन्ग टर्म गोल्स को। यानी शॉर्ट टर्म गोल्स को हम डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान को डिस्कस करेंगे कि पहले 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये सब चीजें। तो फिलहाल मुझे इस चैप्टर में कंसीडर किसको करना है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या जो कॉमन गोल्स। यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को मैं क्या कहता हूं, कॉमन गोल्स। तो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब टोटली अगर मैं बात करूं कॉमन गोल्स की, तो मिला के मेरे पास ये टोटल 5 to 6 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से मुझे ये समझना है कि कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स थे क्या। ठीक है, यानी जो प्लानिंग मैंने की उसमें किन किन चीजों को मैंने कॉमन रखा, यानी जिनके रिगार्डिंग हर 5 ईयर प्लान में मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा, या जिनको मैं कॉमन रख के चलूंगा कि भैया और कुछ अचीव हो ना हो, लेकिन ये जो गोल हैं इनके लिए आपको लगातार एफर्ट करते रहेंगे। अब इनको 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो था कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में वो था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले आपकी जीडीपी ग्रोथ से। अब जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होगा, अब जीडीपी ग्रोथ का मतलब जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वेरियस सेक्टर्स की डेवलपमेंट की, वेरियस सेक्टर के परफॉर्मेंस की, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर,
फॉरेन ट्रेड या फिर टेरिटरी सेक्टर, अगर वो ग्रो करें दैट मीन यू आर आल्सो गेटिंग जीडीपी ग्रोथ। दूसरा जो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ में बात करूं, वो था नेशनल इनकम, कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। यानी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने दो चीजों को कॉमन रखा, जिसमें पहली चीज थी क्या थी, जीडीपी ग्रोथ, और दूसरा क्या था कि नेशनल इनकम आपकी क्या हो, इंक्रीज हो। ये दोनों जब आप अचीव कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट था उसको आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर हम दूसरे कॉमन गोल्स की बात करें तो वो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब, इसमें मैं मेनली 3 पॉइंट को कवर करूंगा। जो पहला पॉइंट है वो है रिडक्शन इन इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज। अब इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि जैसे हम बात करेंगे सिंपल तरीके से, तो मुझे जो मेरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मुझे जो मेरी एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, या फिर जो भी पॉलिसी मैं बनाता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उन पॉलिसीज का जो ड्राफ्ट होगा वो मुझे इस तरीके से तैयार करना है कि जो इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज हैं, इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज की बात करो, अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से, जैसे हम टैक्सेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो टैक्सेशन सिस्टम, उसमें 2 तरह के टैक्स रेट होते हैं। अब 2 तरह के टैक्स रेट का मतलब क्या होता है, एक तो क्या होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स रेट्स होता है, और एक आपका होता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम या रिग्रेसिव टैक्स रेट के माध्यम से आप क्या करते हैं, और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के माध्यम से आप क्या करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स का बर्डन क्या होगा, ज्यादा होता चला जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, इसमें मैंने टारगेट किया रिचर सेक्शन को, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट के माध्यम से मैंने जो पुअर सेक्शन है, यानी जिनके पास इनकम का लेवल कम है, जिनको इनकम ज्यादा जनरेट नहीं होती, उनको मैंने टैक्स के दायरे से बाहर रखा इस टैक्सेशन के माध्यम से। अगर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे फिर एक इक्वल बर्डन मैंने क्या हर सेक्शन के ऊपर डाल दिया। ये जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये इंडिया में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री है जिनमें बात करूं मैं, यूके, यूएसए, ये ऐसी इकोनॉमी है जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो करती है। अब चूंकि इंडिया क्या है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसके केस में अगर आप पुअर सेक्शन पे बर्डन ज्यादा डाल दोगे तो फिर जाहिर सी बात है उनका जो इंटेंशन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, या फिर अपनी तरफ से जीडीपी ग्रोथ में या इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करने का, वो ऑब्जेक्ट में उनसे क्या करूंगा, डिनाई करूंगा, उनसे ले लूंगा। तो मुझे देखना होगा कि रिडक्शन इन इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज में ये भी हो सकता है कि मैं लाइसेंसिंग पॉलिसी को आसान कर दूं, मैं पब्लिक सेक्टर को ज्यादा एक्सपेंड कर दूं ताकि लोगों की भागीदारी उसमें ज्यादा हो सके। अगर इसमें दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यह है टू करब कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमिक पावर की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक पावर का मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन ज्यादा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें रिलायंस की, उसके बाद हम टाटा की बात कर लेते हैं, ये वो हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री जो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, तो अब ये पावर क्या हो रही है, कुछ सिलेक्टेड इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री है उनके हाथों में क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब मुझे इस पावर को उनके हाथ से निकाल के हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाना था, यानी मुझे ये मेक श्योर करना था कि कम से कम हर व्यक्ति जो इकोनॉमी में सर्वाइव कर रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सके। और इसके लिए मुझे ऐसी पॉलिसीज बनानी है ताकि जो आम जन है वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लोग, मैं बात करूं जो लोग अपनी तरफ से बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं, जिनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, जो चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की लैक ऑफ मनी के कारण हम रुके हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर पैसा हो या हमारी तरफ से फंडिंग का अरेंजमेंट हो जाए या हमें कोई फाइनेंस कर दे तो हम भी जीडीपी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन दे। तो सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिसमें जो एक बैकवर्ड सेक्टर है वो भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ में, बजाय इसके कि कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो जाए। थर्ड पॉइंट की बात करूं टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब वो लोग हैं जिनके पास डेली कमाना है और डेली कंजम्पशन करना है। ठीक है, अब सरकार को उनके लिए प्रयास करने होंगे ताकि वो लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करें। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी होंगी, सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो इन्होंने कॉमन गोल्स में कंसीडर भी की, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या ये समाज का जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो अपने आप को सेफ महसूस करे और वो अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे कंसीडर करते हुए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लगातार एफर्ट करता रहे। अब वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो या फिर पब्लिक सेक्टर के माध्यम से हो। ठीक है, तो आई होप ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का। तो इस सेकंड पॉइंट मैंने कंसीडर किया सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस ग्रोथ के साथ होना चाहिए, हर सेक्टर को हर वर्ग को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड जो कॉमन गोल्स है या फाइव जो उसमें है, उसमें आता है रिमूवल ऑफ रीजनल अनइक्वालिटी। अब रीजनल अनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं
तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जैसे स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा, यूपी, ये क्या है, ये स्टेट अभी भी क्या करें, सर्वाइव करें। लेकिन अगर इनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर करूं जो अदर स्टेट है जिसमें हम बात करेंगे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट हैं जो लगातार क्या करें, ग्रो करें, इनकी इकोनॉमी डे बाय डे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल एक रीजनल अनइक्वलिटी है, यानी सरकार जो पॉलिसी बनाती है इसमें एक रीजनल बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, यानी हर स्टेट को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। कोशिश सरकार की ये होनी चाहिए कि जितनी भी हम डेवलपमेंट की बात करें तो हर स्टेट को उस डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले, यानी हर स्टेट अपने आप को ये मेक श्योर करे कि वो देश की इकोनॉमी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी वो मेक श्योर करेगा। तो रीजनल अनइक्वालिटीज को मुझे खत्म करना, ये भी मेरा एक कॉमन गोल था। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए कॉमन गोल ये भी रहा था कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो मुझे ये पता है कि 1921 के बाद मुझे चीज रियलाइज हो गई थी कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम में बन सकती है। लेकिन उस समय मैंने इतने एफर्ट किए नहीं है इकोनॉमिक्स के तौर पे, या उस समय के जो लीडर थे उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि पॉपुलेशन आगे चल के एक प्रॉब्लम बन सकती है। और इस पॉपुलेशन का लगातार इंक्रीज होना ये इकोनॉमी पे लगातार बर्डन डाला है किसका, लेबर फोर्स का। अब लेबर फोर्स का मतलब वो लोग हैं यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं लेकिन जिनको काम मिलता है कभी नहीं मिलता। तो पॉपुलेशन और लेबर फोर्स का जो बर्डन है उसको अगर मैं कम करूंगा तो ही मैं डेवलपमेंट को ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊंगा। अगर इन दोनों को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं और उसके बावजूद मैं जीडीपी ग्रोथ की तरफ देख रहा हूं या जीडीपी ग्रोथ को अचीव कर रहा हूं, तो फिर वो ग्रोथ मेरे लिए हो सकता है मैं अचीव कर लूंगा। लेकिन जब बात आएगी डेवलपमेंट की तो उस ग्रोथ के जो एस्पेक्ट है उनको मैं डेवलपमेंट के साथ कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का इंप्रूव होना होता है। ग्रोथ के साथ लिविंग स्टैंडर्ड अगर इंप्रूव होगा तो ही अपने आप को क्या करेंगे, जीडीपी ग्रोथ के टारगेट को अचीव करेंगे। तो कोशिश मुझे ये भी करनी है, या फिर जो कॉमन गोल्स है उसमें ये भी टारगेट रखा कि जितनी ज्यादा हो सके मुझे रोजगार के अवसर जनरेट करने हैं, जितनी ज्यादा हो सके मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करनी है, जनरेट करनी है, ताकि ये पॉपुलेशन और लेबर फोर्स का जो बर्डन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कभी भी रुकावट ना बने। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे एक सिंपल सी बात है, हम कंसीडर कर लेते हैं जीडीपी ग्रोथ को। ठीक है, अब जीडीपी ग्रोथ को हमने पिछले जो 12 5 ईयर प्लान हमारे रहे हैं उनमें बहुत सारे अप डाउन हमने कंसीडर किए हैं। अप डाउन कंसीडर करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें कि मान लो किसी साल आरबीआई क्या करता है, वो रेपो रेट में छूट दे देता है, वो सीआरआर में कमी कर देता है, उसको चेंज कर देता है। तो इस तरह के डिसीजन आरबीआई को लेने क्यों पड़ते हैं, वो इस तरह के डिसीजन लेता है कि ताकि इकोनॉमी में क्या है, स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी का मतलब जो ग्रोथ रेट हम मेंटेन करके रख रखे हैं या जो ग्रोथ रेट हमारी चली जा रही है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करें, ना कि उसको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएं। तो ऐसे मुझे प्रयास करने हैं या लगातार मुझे कोशिश करनी है कि मेरी जो इकोनॉमी है उसमें एक स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई इनपुट्स है वो उनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो, वो आपस में इक्वल रहें, यानी जितनी डिमांड है उतने में प्रोडक्शन कर सकूं, या फिर जो डिमांड उस इकोनॉमी में है उसको प्रोडक्शन के माध्यम से या सप्लाई के माध्यम से मेक श्योर करूं कि उस डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट या उस डिमांड का ज्यादा इंक्रीज होना मेरी इकोनॉमी को नेगेटिव वे में इफेक्ट ना करे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें आता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। अब इन पॉइंट्स के बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था जब हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, यानी जो भी मुझे इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं उसके लिए जरूरी होता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरे पास ऐसे प्लान होने चाहिए जिनको मैं ढंग से अप्लाई कर सकूं, या जिनके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इन प्लान को अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अप्लाई करूंगा तो ये प्लान मुझे निराश नहीं करेंगे या फिर मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा इन प्लान्स के लिए। अब सेल्फ सफिशिएंसी की बात करूं तो यहां पे एक चीज हम समझ सकते हैं कि मुझे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, यानी जो चीजें मैं बाहर से मंगाता हूं, जिन चीजों का आयात करता हूं, उन गुड्स का मैन्युफैक्चर मुझे यही करना है ताकि मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सकूं। मुझे जो फॉरेन सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो अदर इकोनॉमीज है, उनके ऊपर जो मेरी निर्भरता है उसको मुझे कम से कम करना है ताकि मैं अपने आप के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट हो सकूं, यानी हर चीज के लिए मैं अपने यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकूं। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों टारगेट आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज करोगे और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको लेबर फोर्स वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी होता है, ये भी कॉमन गोल था। और लास्ट में हम बात करें मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? और मॉडर्नाइजेशन का मतलब अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको
ध्यान दे देते हैं कल्चर की तरफ। कल्चर का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होगा? बात करें लास्ट पॉइंट की, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो कल्चर ऑफ प्रोडक्शन है या जो टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन के लिए फॉलो करता हूँ वो मुझे नई नई अप्लाई करनी है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है मुझे उसके साथ क्या होना पड़ेगा? अपग्रेड होना पड़ेगा। या चाहे इसको मैं एजुकेशन सिस्टम से जोड़ सकता हूँ, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसके तहत हम मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड या मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से हट के अपने आप को डाइवर्ट के हम एक वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, जो एक अनस्किल्ड लेबर को या फिर मैं कहूँ जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स का बर्डन मेरी इकोनॉमी पे लगातार बढ़ रहा है, उस बर्डन को कम करके वो स्किल्ड लेबर की जो प्रेजेंस है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे और उनके द्वारा जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर मैं बात करूं स्किल्ड लेबर की, तो वो स्किल्ड लेबर क्या करेगी? उन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकती है और उससे क्या होगा? मेरा जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा और साथ साथ जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के मेरे पास 5 to 6 पॉइंट थे जो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन इस चैप्टर में आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर और डेवलपमेंट स्टडी, यानी जो हमारी व्यू रचना की डेवलपमेंट की 1991 से करी, क्योंकि मुझे पता है 1991 के टाइम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अप्लाई किए थे जिसके रिगार्डिंग हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और अदर एस्पेक्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, तो उनको हमने अप्लाई किया था। यानी जो प्राइम मिनिस्टर या मैं कहूँ जो सरदार मनमोहन सिंह है उसके नेतृत्व में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अप्लाई किया था, जिसके तहत जो वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अप्लाई की। यानी उससे पहले जो मेरी व्यू रचना थी डेवलपमेंट के लिए, उसमें कौन कौन से फीचर अवेलेबल थे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इस चैप्टर के इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा था कि जो पैटर्न हमने फॉलो किया था कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, वो ना तो कैपिटलिज्म था ना ही सोशलिज्म था, वो उन दोनों का कॉम्बो था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। दूसरा फीचर था मोर डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी इसमें भी ज्यादा रिलायंस किसके ऊपर होता था? पब्लिक सेक्टर। यानी ज्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न में भी ज्यादा कंट्रोल या ज्यादा डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास होती थी? पब्लिक सेक्टर। वो अपनी तरफ से डिसीजन लेने थे कि क्या इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो कौन से डिसीजन हमें लेने हैं, कौन से बेनिफिट देंगे, कौन से उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, इसका डिसीजन कौन ले रहा था? पब्लिक सेक्टर। यानी ज्यादा पावर पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती थी। थर्ड जो पॉइंट है वो था बैलेंस डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को ना तो मैं ज्यादा कह सकता हूँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर की, लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल और टेरिटरी सेक्टर की तो उन्हीं इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बैलेंस डेवलपमेंट कह सकते हैं। यानी जो टारगेट हमने सेट किया था ना तो उसके नजदीक हम पहुंच पाए ना उसको अचीव कर पाए, लेकिन ना ही पूरी तरह हमारा फेलियर रहा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर बात करूं अटेंशन ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी 1991 से पहले जो डेवलपमेंट पॉलिसी हमने बनाई थी उसमें मेन जो कंसिडरेशन था वो ये था कि हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। यानी हमारे यहाँ पे जो गुड्स बनते हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई करना है। और अगर बात करें जो इंपोर्ट जिन चीजों को करते हैं उनका हमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, यानी जिन चीजों का आयात हम करते हैं विदेशों से मंगाते हैं उनके लिए हमें प्रयास करने थे कि उनका प्रोडक्शन हम यहीं पे कर सकें। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो ये आता है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे कॉमन गोल्स में मेन रहा है। जो भी प्लानिंग हमने बनाई है, जितनी भी ड्राफ्ट हमने बनाया है रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, उनमें कॉमन पॉइंट ये रहा है कि हमने एम्प्लॉयमेंट को लगातार प्रमोट किया है। इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमने जनरेट करने की कोशिश की है। अब चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ले, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें या फिर टेरिटरी सेक्टर की बात करें। लास्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन का जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनको डेवलपमेंट का सही तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे हम बात कर लें उड़ीसा, यूपी, बिहार, ये स्टेट आज भी हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट की डेफिनेशन सही तरीके से पूरे तरीके से अप्लाई नहीं होती। अगर मैं इन स्टेट्स को कंपेयर करूं, स्टेट लाइक महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, ये स्टेट ऐसे हैं जो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जो एक एग्जांपल लीड करते हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो या टेरिटरी सेक्टर की बात हो। तो ठीक है, दीज आर द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट स्टडी। यानी 1991 से पहले हमने जो व्यू रचना बनाई थी डेवलपमेंट के लिए, उसमें ये हमारे मेन फीचर्स थे जो एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट। एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक या चैप्टर अभी तक हमने देखा है उसके इवैल्यूएशन की हम बात करें कि उसके फेलियर, ये तो हमें पता लगा कि फेलियर था, उसके बाद उस फेलियर की कॉजेज क्या क्या रहे। ठीक है, उनको हम वन बाय वन कंसीडर करते हैं। सबसे पहला जो कॉजेज था दैट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि उससे लगातार जो स्टेगनेंट इकोनॉमी का टैग जो लगा होता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उसको विद द हेल्प ऑफ प्लान्स या जो 5 ईयर प्लान है उनके माध्यम से उस टैग को अभी तक हटा नहीं पाए। अभी तक क्या है, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो है। अगर इसके कंपैरिजन में बात करूं ड्यूरिंग द 7th प्लान 1985 to 90,
द ग्रोथ रेट वाज 5.8% और इसी सेम पीरियड में पर कैपिटा इनकम कितनी थी 3%। वहीं अगर 2016-17 की बात करूं ग्रोथ रेट थी 7.1%, 17-18 में फिर से डाउन आके कितनी आ गई 6.7%। तो ग्रोथ रेट हमेशा एक इशू रहा है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। दूसरा जो कॉजेज था फेलियर का दैट इज पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी को मैं कंपेयर करूं 1989 टू 19 के बीच में जो रेशियो था पॉवर्टी का दैट इज 35.8% और वहीं 2011-12 में रेशियो कितना है 22%। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर की आप बात कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की आप बात कर सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग ना होना इसकी आप बात कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि पॉपुलेशन का लगातार जो बर्डन बढ़ते जा रहा है वो एक रीजन है पॉवर्टी को इंक्रीज करने के लिए। और पॉवर्टी जब किसी इकोनॉमी में होती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, डाउन चला जाता है। ठीक है, थर्ड रीजन की बात करें दैट इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब जस्ट बिकॉज ऑफ हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो जब भी किसी इकोनॉमी में पड़ता है, ठीक है, तो वो उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यानी जो वो बेरोजगारी है उस इकोनॉमी में लगातार बढ़ती जाती है। अब ये बेरोजगारी किस तरीके से इंक्रीज हो रही है इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर नेक्स्ट इसी बुक में हमें दिया गया है, उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी को। तो फेलियर का एक रीजन ये भी रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता गया, यानी जो गवर्नमेंट थी जिन्होंने प्लान किया, जो प्लानिंग का काम करे थी, या तो उन प्लान को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए या फिर उन्होंने जो टारगेट उसमें एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, उस टारगेट को अचीव करने में वो पीछे रह गए। फोर्थ जो रीजन है दैट इज इंक्रीज इन प्राइसेस। और इंक्रीज इन प्राइसेस का मतलब यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब किसी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर प्राइस स्टेबिलिटी, अगर कोई इकोनॉमी स्टेबल है, उसके प्राइस क्या है, स्टेबल है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में ज्यादा अप डाउन नहीं आता, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी क्या है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। लेकिन अगर आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, इसके रीजंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इकोनॉमी में प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है, बहुत बड़ा कारण होता है आपके इकोनॉमिक प्लानिंग का फेलियर का। नेक्स्ट रीजन की बात करें, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज। अब रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है कि जो क्षेत्रीय भेदभाव या क्षेत्रीय जो रीजनल बायस की हम बात करते हैं कि यहाँ पे चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम की आप बात कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पे है उसकी आप बात कर सकते हैं कि मतलब अगर थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करूं तो सेंटर में अगर अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अगर अलग गवर्नमेंट है तो मे बी उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होगा, उनके बीच में जो एक पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर डिस्प्यूट होंगे, वो एक रीजन हमेशा से रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉजेज का। ठीक है, उसके बाद बात करें ग्रोइंग डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करूं तो इसका लगातार डेफिशिएट होते जाना, यानी इसमें लगातार घाटे को रिप्रेजेंट करना, डेफिशिएट का बढ़ना, ये एक रीजन रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर का। अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार डेफिशिएट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है आपके एक्सपोर्ट से। ठीक है, जब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो उस केस में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट रिप्रेजेंट करेगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट रिप्रेजेंट करना आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कहीं ना कहीं नीचे लेके आता है, उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो गैप बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट्स। अब टारगेट एंड अचीवमेंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे वही बात है कि जो आपने सेट किया आप उसकी तरफ चले तो गए उसको, लेकिन पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए। तो जो टारगेट और अचीवमेंट्स के बीच में जो गैप रहा है वो भी एक कोज है किसके, इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर का। यानी जो टारगेट हमने एस्टैब्लिश किया था उसको अचीव नहीं कर पाना या उसको अचीव नहीं कर पाना, ये एक रीजन रहा इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर का। तो टारगेट और अचीवमेंट के बीच का जो गैप है ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। लास्ट रीजन की बात करें तो वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये बड़ा आसान रीजन है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो लेबर फोर्स का जो बर्डन है वो इकोनॉमी के ऊपर लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब अगर किसी इकोनॉमी के ऊपर लगातार लेबर फोर्स का बर्डन ज्यादा हो रहा है तो उस इकोनॉमी में हम बात कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, उस इकोनॉमी में पॉवर्टी भी होगा, उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, स्लो होगी। उस इकोनॉमी में हो सकता है रीजनल डिस्पैरिटीज हो, उस इकोनॉमी में ये भी हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमिक प्लान को एक दूसरे वे में लेकर चले जाएगा, उसको एक नेगेटिव वे में क्या करे, इफेक्ट कर ले। अब लेबर फोर्स या पॉपुलेशन का इंक्रीज होना ही काफी नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा रीजन है किसके लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर के लिए। क्योंकि आज भी डील करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन में
बजाय इसके हम बात करें मॉडर्न थ्योरी ऑफ एजुकेशन या वोकेशनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम बात करें जो कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है, तो उसमें हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हुआ, उसके रीजंस हैं, इनको एक बार ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी चीजें हमारे पास बचती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आपके प्लानिंग कमीशन की, नीति आयोग की, और देन उसके बाद जो अलग अलग हमारे अभी तक जो 12 5 ईयर प्लान हुए हैं उनमें हमारे क्या क्या टारगेट्स रहे, क्या क्या हमने अचीव किया, उनमें क्या क्या हमारी ग्रोथ रेट रही, किस तरह से हमने उस इकोनॉमी को या जो इकोनॉमिक टारगेट हमने स्टैब्लिश किया तो उसको किस तरह हम अचीव कर पाए, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, थैंक यू।